हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोगों को काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा करनी पड़ी आपकी योजना और कुरुक्षेत्र की क्लास को लेकर के। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फरवरी महीने की योजना के बारे में। योजना का फरवरी मंथ की योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, जो कि विज्ञान एवं तकनीक के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के टॉपिक पर इस बार की योजना आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपका साइंस टेक का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपके यूपीएससी मेंस और स्टेट पीसीएस में कहीं पर भी। इवन आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी इसके काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसको आज हम लोग विस्तृत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग जल्दी-जल्दी जॉइन कर लीजिए और साथ के साथ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों तक। ज़रूर इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोगों से बस सिर्फ़ इतना ही उम्मीद किया जाता है कि आप लाइक कर दिया करें और इसको शेयर कर दिया करें दोस्तों तक। ठीक है ना? तो आज हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर 1 योजना फरवरी की मैगज़ीन पर। और इस बार की मैगज़ीन मैंने कहा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये जो टॉपिक है दोस्तों, आज ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। हर जगह आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में। अगर मैं इसके कुछ एग्ज़ाम्पल दूँ तो आप लोगों को लगेगा कि ऐसी चीज़ें तो हम लोग पिछले बहुत समय से सुने आ रहे हैं। आपने शतरंज का नाम सुना होगा, शतरंज खेले भी होंगे, देखे भी होंगे। शतरंज में एक व्यक्ति का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और वो था आपका विश्वनाथन आनंद। इसको कौन नहीं जानता? भारत के बहुत बड़े चेस प्लेयर, बहुत बड़े मास्टर, ग्रैंड मास्टर रहे हैं। उनकी वजह से सोचिए भारत में चेस बहुत ज़्यादा लोगों को कहा जाए कि चर्चा में लाके खड़ा कर दिया। उन्हीं के समकक्ष थे रूस के और कई सारे देशों के बेहतरीन खिलाड़ी। और इन खिलाड़ियों ने एक चीज़ देखी थी आप लोगों ने कि कभी-कभी इन लोगों का मैच एक कंप्यूटर से चलता था कि आज कंप्यूटर से वो मैच खेल रहे हैं। वो कंप्यूटर कुछ और नहीं था बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम था। ध्यान रखिएगा। उसी के कुछ एग्जाम्पल आज आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम देखते हैं, ठीक है ना? ऑनलाइन बैटिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा इस समय टीम बनाते हैं, टीम को खिलाते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं, अगले स्टेज पे जाना, ये स्टेज जाना, अगली-अगली उसमें बहुत सारी स्टेज बनती चली जाती हैं। इस रास्ते से जाओगे तो ऐसा रास्ता क्रिएट हो जाता है। ये सारे के सारे जो कांसेप्ट हैं दोस्तों, ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्रिएट किए हुए सिस्टम हैं। इनका उपयोग, इनके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जान रहे होंगे। बायोमेट्रिक कंसेप्ट आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना? जहाँ पर बायोमेट्रिक आँखों से, फिंगरप्रिंट से आपकी स्कैनिंग होती है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, आपको आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। और लेटेस्ट में अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, तो एक चीज़ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, चैट जीपीटी। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो उसके बारे में वो सिस्टम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। गूगल सर्च इंजन की तरह नहीं, बल्कि आपको एक जिस पैटर्न में चाहिए, जिस सिस्टम में चाहिए, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग बना करके देगा। आप क्या सोचते हैं उस तरीके से बना करके देगा वो। वो केवल सर्च इंजन नहीं है कि आपको छाँट करके दे देगा, बल्कि जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में आपको बना बनाया फॉर्मेट बना करके देगा वो। विद कंटेंट, विद डिज़ाइन। और तो छोड़ दीजिए, आपकी आवाज़ की कॉपी होने लगी है। बहुत अच्छी-अच्छी आवाज़ें सुनते होंगे आप लोग। पहले देखते होंगे कि वॉइस की डबिंग की जाती थी, अब तो कंप्यूटर बेस्ड आवाज़ें बनती हैं। ये सब आपके आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के तरीके हैं, उनके उपयोग हैं, उनके अनुप्रयोग हैं। तो इस बार की जो आपकी योजना है फरवरी 2024 की, वो इसी पर बेस्ड है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कह सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम मेधा। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक पर करने जा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशासन, सेवाएं और जनकल्याण में क्या संबंध है, किस तरीके से संबंध है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे इसमें जो टॉपिक हैं आज के, वो 3 टॉपिक हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संक्षिप्त परिचय लेंगे। फिर
एआई के उपयोग के बारे में जानेंगे कि इसके उपयोग कहां-कहां पर कैसे-कैसे हो रहे हैं और एआई के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय क्या-क्या हैं, यानी कि सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, किस तरीके से प्रयास कर रही है। इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो अब अगर हम इस पे थोड़ी-सी चर्चा करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो इसमें थोड़ा-सा आप देखेंगे, एक लाइन में समझने की कोशिश कीजिएगा। एआई, आर्टिफिशियल, जैसा कि नाम में ही निहित है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, यानी कि कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धि। ध्यान रखना, क्या कह सकते हैं? कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धि को हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी कि बौद्धिक क्षमता, यानी कि मनुष्य की तरह सोचने वाली, मनुष्य की तरह समस्याओं को हल करने वाली, मनुष्य की तरह आसानी से समझने वाली बुद्धिमत्ता। ठीक है ना? इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो विकसित की जाती है, यह कंप्यूटर और रोबोटिक तकनीक के माध्यम से की जाती है। रोबोटिक तकनीक के माध्यम से की जाती है। दूसरा, यह एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। ठीक है ना? बिल्कुल यह मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? यह कैसे कार्य करता है? बिल्कुल मानव मस्तिष्क की तरह। जैसे हमारा दिमाग जो है जैसे सोचता है, उसी तरीके से यह काम करता है, मानव मस्तिष्क की तरह। ठीक है ना? उसी की तरह सोचना, उसी की तरह विचार करना, उसी की तरह समस्या को समझना, समस्या समझना, उसी की तरह समस्याओं का समाधान करना, हल करना, ये सब कुछ मानव मस्तिष्क की तरह ही करने की कोशिश करता है। यानी कि जैसे मानव मस्तिष्क सोचता है, उसी तरीके से करने की इसमें स्किल डेवलप की जाती है आर्टिफिशियल तरीके से। यह अध्ययन करता है, यह सोचता है, यह विचार करता है। ठीक है ना? यह समस्याओं को समझता है, उन समस्याओं का हल करने की कोशिश करता है। सारी चीजें इसी तरीके से काम करता है। एवरीबॉडी। तो यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा। और आपको बता दें कि इस जो शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द, इस शब्द को सबसे पहले 1956 में एक व्यक्ति हैं जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास 1950 के दशक में शुरू हुआ था। 1950 के दशक में शुरू हुआ था। तो ये तो है एक बेसिक आइडिया। अगर पूछा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, तो आराम से आप 30, 35, 40 शब्दों में आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं, या प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाए तो यही 3-4 पॉइंट आपके बन जाते हैं, जिनके बिहाफ पर आप अपना आंसर सही कर सकते हैं। देखिए, मेरी क्लास का कंसेप्ट यही है कि मैं सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजों को आपको समझा दूं, आपको बता दूं कि किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है, जो 2025-2026 ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरे साथ यानी कि मनोज कुमार के साथ बैठ करके अपनी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों मार्च का हिंदी का बैच स्टार्ट हो रहा है।
और ये बैच 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग में शाम को 6 बजे हम कह सकते हैं, शाम को इवनिंग का बैच है और बाइलिंगुअल और इंग्लिश में बैच भी अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, इवनिंग में शाम को 6 बजे। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं उससे और अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक पैटर्न पर हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, क्लास करते हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक पूरी कंप्लीट तैयारी कराते हैं। और उस ये कोर्स जो है, ध्यान रखना, वो केवल 1 या 2 दिन के लिए 11 महीने कोर्स नहीं है, बल्कि 2025-2026 तक का पूरा कोर्स है, यानी कि 2 महीने का, 2 साल का पूरा कोर्स है। और इसकी फीस, अगर आप एमके लाइव कोड यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा 24,999 रुपए इसकी फीस है। कितनी? मात्र 24,999 रुपए। 2 साल यानी कि लगभग 24 महीने। 1,000 रुपए महीने भी सोचिए इसकी फीस नहीं मिली, बनी है। और आपको हम क्या दे रहे हैं? सब कुछ कंप्लीट कोर्स, 4 स्टेज का पूरा कोर्स दे रहे हैं और सभी बेहतरीन फैकल्टीज जिनसे आप कंटिन्यू आप पढ़ते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, उनके साथ पूरी पढ़ाई हर सिस्टमेटिक तरीके से। इसमें आपको मटेरियल भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगी, आपके अपने घर बैठ कर मिलेगी और उसी लेवल की मिलेगी जिस लेवल की आप यूपीएससी चाहता है। ठीक है ना? उसी तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। क्लास भी फिर आपकी कंडीशन यह है, क्लास के साथ में आपको मेंटर भी मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेगा। ठीक है ना? साथ के साथ आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास भी मिलेगी सेपरेट, सी सेट की क्लास भी मिलेगी। ठीक है? और इसके साथ आप क्या चाहते हैं? पर्सनल गाइडेंस, जो मेरा तो है ही है, साथ के साथ में आपको एक पर्सनल मेंटर भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके साथ आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर बाई चांस हमारी क्लास चल रही है, पेड कैश क्लास है, बिजी हैं, हम जवाब नहीं दे पाते बाई चांस, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी फैसिलिटीज, और तो और ध्यान रखिएगा, पहले फाउंडेशन 13 महीने का कोर्स चलेगा जिसमें प्री और मेंस का पूरा तैयारी कराई जाएगी सिस्टमैटिक तरीके से। उसके बाद आपको कराया जाएगा किस चीज की तैयारी? प्री के टाइम पीरियड में प्री के लिए अलग से सेपरेट क्लास होगी, उसका कोई चार्ज नहीं है। मेंस के टाइम पीरियड में हम दिल्ली में आपको बुलाएंगे मेंस के लिए, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में। सोचिए, अपने पास रखेंगे 4 महीने, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, यहीं पर बैठ कर के 4 महीने पूरा ढंग से आपके साथ मेहनत की जाएगी, मेंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है ना? उसके बाद इंटरव्यू, यानी 4 स्टेज की रणनीति के साथ आपको डिस्कस किया जाएगा और फीस मात्र 24,999 रुपए। अब A1 क्वालिटी के साथ आप समझ लीजिए। और इस क्लास का उद्देश्य देखिए, आपका सिर्फ क्लास कंप्लीट कराना नहीं है, बल्कि आपको सिलेक्शन दिलाना है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ रह करके आप तैयारी करें, मेरे गाइडेंस में साथ तैयारी करें, तो आप इस कोड को जरूर लगाइएगा, इसको लगाना मत भूलिएगा, अन्यथा ना आपको डिस्काउंट मिलेगा। गाइडेंस तो खैर मैं देता रहूंगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और बाकी आप लोग जानते हैं, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो ये एमके लाइव कोड तो है ही, यूज करना ही करना है। ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ये मेल आईडी है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम बार कोड है, इसके थ्रू मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ भी सकते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और जो क्लास, इस क्लास का पीपीटी पीडीएफ है, वो भी आपको वहीं मिल जाता है। तो किसी तरीके की परेशानी आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट सीरीज से लेकर के एक-एक चीज की तैयारी कराने की जिम्मेदारी दोस्तों हमारी है। हम चाहते हैं कि आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करें, अपने रास्ते को सही तरीके से आगे लेकर के चलें। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता, ये आप अच्छे से जानते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको किसी एक कोच या किसी एक मेंटर या किसी एक गाइड की जरूरत ना हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ एक मेंटर के रूप में, कोच के रूप में काम करूं? मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ें और मैं आप लोगों को वहां तक लेके जाऊं जहां तक आप सपना देखते हैं सिलेक्शन का। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा मैंने आपको बता दी, सब कुछ कर दिया। बात ये आती है कि शुरुआत कहां से हुई? तो मैंने कहा था इसकी शुरुआत जो है 1950 के दशक से हुई। दशक से इसकी शुरुआत हुई। जॉन मैकार्थी ने इस शब्द का पहली बार 1956 में इसको किया था। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉपर तरीके से तो बात है 1981 की। कब? 1981 की, जब जापान ने 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया था। जापान ने
5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम किया था, इसकी शुरुआत की थी। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत उन्होंने की थी 1981 से, ठीक है ना। और इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसी के तुरंत बाद आपके ब्रिटेन ने एक प्रोग्राम शुरू किया था इसी को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के ब्रिटेन ने एक प्रोग्राम शुरू किया। इस सबको नोट कर लीजिएगा। उस प्रोग्राम का नाम है एलवी, एलवी प्रोग्राम। एलवी प्रोग्राम ब्रिटेन ने शुरू किया, फिर उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने शुरू किया। किसने? यूरोपीय यूनियन ने। और यूरोपीय यूनियन ने किस नाम से शुरू किया था? उसका नाम है एस्प्रिट, एस्प्रिट नाम से। तो ये जो प्रोग्राम है, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, एलवी प्रोग्राम और एस्प्रिट प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम अलग अलग देशों ने आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए शुरू किए थे। ध्यान रखिएगा, एवरीबॉडी क्लियर हो गया? बात यह है कि आखिर इसका प्रयोग वो कहां करना चाहते थे। आज की डेट में आप देख रहे हैं इसका प्रयोग आप गेमिंग में देख रहे हैं, बहुत सारे गेमिंग में, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे आपके अपने जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसमें देख रहे होंगे। इंटेलिजेंट रोबोट के संदर्भ में आप देखते होंगे कि कितने बेहतरीन बेहतरीन रोबोट आ रहे हैं जो आपसे आपकी भाषा में बात करते हैं, आपकी चीजों को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। और वो प्री प्रोग्राम नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित प्रोग्राम है। प्री प्रोग्राम क्या होता है कि उसको पहले से डिसाइड कर दिया उतना ही काम करेगा। ये बहुत पुरानी तकनीक हो गई। अब वो सोच करके काम करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। विजनरी चीजें, दृष्टि प्रणाली को विकसित किया जा रहा है इसके माध्यम से। यानी कि एक ऐसे सिस्टम बनाया जा रहा है जो जिनके अंदर विजन है और विजन करके सारी चीजों को वो चेक कर सकते हैं, कहां पर फायदा है, कहां पर नहीं है, क्या नहीं है, सारी सारी चीजें। इन सभी जगहों पर इसका प्रोग्राम किया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत की क्या कंडीशन है दोस्तों? भारत अभी इसकी शुरुआती चरण में है। यानी कि हम कह सकते हैं भारत अभी इसके आरंभिक चरण में है। लेकिन भारत सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। भारत के उद्योग जगत, कॉरपोरेट जगत ने कहा है कि इस क्षेत्र में भारत को काम करने की जरूरत है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम आ सकता है, बहुत काम आ सकता है, ठीक है ना। और इसके माध्यम से बहुत सारे क्षेत्रों में नई नई संभावना उभर के सामने आ रही हैं। और ये देखिएगा कहां कहां पर इसकी संभावना उभर के आ रही हैं। ये है इसके विभिन्न क्षेत्र जहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है। ये संभावित उपयोग के क्षेत्र हैं। प्रशासन है, कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मीडिया है, साइबर सुरक्षा है, बुनियादी ढांचा है। बुनियादी ढांचे में अगर हम बात करें तो सोचिएगा आपके परिवहन में, ठीक है ना, आपके ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है ना, सड़क सुरक्षा में, इन सभी क्षेत्रों में लगातार इसके माध्यम से काम होने की संभावना है और धीरे धीरे इसमें विकास हो रहा है, ठीक है ना। बुनियादी ढांचे में एक नई चीज और आ रही है जिसका आपने नाम सुना होगा, स्मार्ट सिटी। पहले नाम सुना था, वर्तमान सरकार वर्तमान में इसकी चर्चा नहीं कर रही है, पहले करती थी। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, ये इसके संभावित क्षेत्र हैं जहां पर किया जा सकता है और करने की सरकार करने की कोशिश कर रही है। अब कहोगे ऐसे कैसे कर रही है, किस तरीके से कर रही है? तो इसके मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बता दे रहा हूं, उसको आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि क्या क्या इसके संदर्भ में सरकार कर रही है और कर सकती है, ठीक है ना। देखिए, प्रशासन के संदर्भ में अगर मैं बात करूं यहीं पर, तो प्रशासन के संदर्भ में आप देखेंगे तो आपका पुलिस प्रशासन, इसके माध्यम से काफी हेल्प मिल रही है। पुलिस प्रशासन, ठीक है ना। बुनियादी ढांचे की व्यवस्था, बुनियादी ढांचे की व्यवस्था, इसके माध्यम से आप पुलिस प्रशासन आपका देख रहा है लगातार काम कर रहा है, ठीक है ना। इसी के माध्यम से आप जो गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ी, उसके जो चालान कटते हैं, हाई स्पीड और तमाम सारी चीजों से आप देखते होंगे
कि 100 की स्पीड का टारगेट दे रखा है, एक सिस्टम लगा दिया है, जितनी तेजी से यहां से गाड़ी निकल के जाएगी उसकी एक एक चीज को वॉच किया जाता है कि इसकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, साथ के साथ उस गाड़ी के नंबर प्लेट तक सब आ जाता है। ये सारी चीजें, यानी कि हम इसमें देख सकते हैं कि ये पुलिस प्रशासन किस तरीके से इसका काम कर रहा है पर शहरी प्रशासन के मामले में, ठीक है ना। और इसका शहरी प्रशासन में और क्या क्या है, नगर निगम की सारी चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है। नगर निगम के प्रशासन को संचालित करने में इसकी काफी भूमिका है, जैसे स्ट्रीट लाइट या ट्रैफिक लाइट, स्ट्रीट लाइट या ट्रैफिक लाइट, ये सब इसके माध्यम से ही संभव हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में बात किया जाए तो कृषि के क्षेत्र में ध्यान रखिए, कृषि के आंकड़े, कृषि भूमि, फसल के आंकड़े, भूमि आंकड़े, फसल के आंकड़े, ये सारी चीजें इसके माध्यम से हम संभावित कर पा रहे हैं। यानी कि सारा का सारा इनपुट इसके माध्यम से आसानी से हमको मिल जाता है। सेंसर लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, पृथ्वी का आकलन किया जाता है, किस क्षेत्र पर, कितने क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जा रही है, कितनी जमीन खाली पड़ी हुई है, उसमें कितने उत्पादन की संभावना है, ये सब कुछ इसके माध्यम से सारी चीजें आराम से की जा रही हैं पहचान, ठीक है ना, इसी के माध्यम से। और तो और कृषि के क्षेत्र में हम कीट पतंगों की जो बीमारी वगैरह हैं उनका भी आकलन कर पा रहे हैं, किसके माध्यम से किस क्षेत्र में कौन से कीट प्रणाली, कौन सी बीमारियां, कौन सी समस्याएं पैदा हो रही हैं, कीट पतंगे या बीमारियों की जानकारी भी फसलों के माध्यम से, फसलों के क्षेत्र में हमको पता चल रही है। इसमें भी किया जा सकता है और स्टार्ट भी हो चुका है, ठीक है ना। सेंसर वेंसर के माध्यम से सारी चीजें हम देख सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका बिल्कुल उपयोग है? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है, हर जगह पर इसके उपयोग हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके माध्यम से आपका रोबोटिक्स, जो रोबोटिक सर्जरी हो रही है, रोबोटिक सर्जरी इसके माध्यम से हो रही है। यानी पहले ही सब कुछ कंप्यूटर ने डिसाइड कर दिया, सिस्टम ने कर लिया, रोबोट जाकर के सर्जरी कर रहा है। खासकर क्रिटिकल सर्जरी, खासकर ब्रेन की या किडनी की, इस तरह की जो सर्जरी होती हैं, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की, जो इंसान की क्षमता से कहीं ना कहीं आगे की कर सकती हैं, वो यही है, इसी के माध्यम से, ठीक है ना। इसी के माध्यम से इनका डाटा, बीमारी का डाटा, डाटा एनालिसिस हो रहा है, ठीक है ना। एनालिसिस हो रहा है, डाटा एनालिसिस, बीमारी से लेकर के आपके विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर के, ये सारी चीजें इसके माध्यम से संभव हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे अटेंडेंस, स्कूल कॉलेज में अटेंडेंस है कि भाई कौन, कितने शिक्षक आ रहे हैं, कितने शिक्षक नहीं आ रहे, बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस का सिस्टम है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। और क्या हो रहा है इसके माध्यम से आप देखेंगे तो इसी के लिए आपने देखा होगा सरकार ने एक ऐप बनाया है, शिक्षा सेतु, शिक्षा सेतु ऐप। इसी के माध्यम से अटेंडेंस, स्टूडेंट का रेगुलराइजेशन, उनका वर्क से लेकर के सारी चीजें इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहां मीडिया के क्षेत्र में भी किस तरह की चीजें हैं, मीडिया के क्षेत्र में इसका उपयोग बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। साइबर सुरक्षा में, क्योंकि लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम को रोकने के लिए, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए इसके उपयोग किए जा रहे हैं, ठीक है ना। जो आपके फिंगरप्रिंट, आपके स्कैनर, आपके थंबनेल, आपकी वॉइस रिकॉग्निशन से लेकर के आपके सारे के सारे सिस्टम को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। और बुनियादी ढांचे में मैंने परिवहन, परिवहन में देखेंगे तो आपका वायु परिवहन में देखेंगे तो वायु परिवहन में आपकी डिजिटल बोर्डिंग हो रही है, डिजिटल बोर्डिंग। वहां पर जब आप बोर्डिंग पर जाते हैं, आपके हवाई यातायात का जब शुरू करते हैं तो आपकी चेकिंग वगैरह होती है, सारी चीजें होती हैं, तो सब कुछ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस हो रहा है। रेलवे में देखा जाए तो रेलवे में ई टिकटिंग, ई टिकटिंग की व्यवस्था, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था, इनके शेड्यूल की व्यवस्था,
ट्रेन का शेड्यूल वगैरह सब कुछ, क्योंकि ह्यूमन मेड में हो सकता है कुछ गलतियां रह जाए। तो ये सभी क्षेत्र हैं जहां पर लगातार आपके उपयोग की संभावनाएं हैं। अगर सोचिए प्रशासन और सेवाएं जन कल्याण के संदर्भ में देखा जाए तो आराम से इस पर एक अच्छा खासा निबंध लिख सकते हैं। दोस्तों इतने संदर्भ में अगर आपको लिखना है तो आराम से सारी चीजों को आप एक बढ़िया आंसर लिखा जा सकता है केवल उपयोग के संदर्भ में ही। ठीक है ना। अब बात आती है इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। सरकार क्या प्रयास कर रही है। सरकार ने इसके लिए कई सारे प्रयास किए हैं और लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। भारत सरकार के अनुसार 2030 तक भारत में लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि की संभावना है। बात यह है कि क्यों कर रही है, पहले मैं इसकी बारे में बात कर रहा हूं। सरकार क्यों कर रही है। इसके लिए सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि लगता है कि भारत सरकार को इसके माध्यम से काफी कुछ 2030 तक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से 1.5 ट्रिलियन आने की संभावना है। ठीक है ना। साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भारत लगातार, आप देख रहे होंगे, विकसित होने की कोशिश कर रहा है। भारत लगातार विकसित होने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, भारत एक विकसित देश बन सके। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। और इसके लिए सरकार पहले ही बहुत सारे काम कर चुकी है, बहुत सारे काम कर चुकी है। ठीक है ना। इसके लिए सरकार पहले ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। इसमें आपने देखा होगा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में आधार यानी कि आपकी पहचान के लिए, ठीक है ना, यूपीआई पेमेंट बिना किसी इधर उधर की परेशानी के लिए, हाई सिक्योरिटी के साथ में, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है ना, डिजिटल लॉकर, ये सारी सुविधाएं सरकार पहले ही दे रही है। अब इसी चीज को, इस तकनीक को और आगे बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हमको बढ़ना होगा। इसमें काफी संभावना है आगे बढ़ने की। इसी के लिए सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं, कई सारे प्रयास। उनमें देखेंगे तो आपका एक प्रोग्राम तो यही है जिसे मैं कह रहा हूं, नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई, नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई, एनपीएआई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एनपीएआई, नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस प्रोग्राम का कंसेप्ट क्या है? इस प्रोग्राम का कंसेप्ट है कि पूरे देश में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाएं। क्या करें? इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं। और इसके लिए उन्होंने कंसेप्ट रखा है, भारत सरकार ने रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए, यह कंसेप्ट रखा है और उसी के लिए उन्होंने नेशनल प्रोग्राम बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में। और इसके तहत ध्यान रखना दोस्तों, सरकार ने 4 केंद्र विकसित किए हैं। इसके लिए 4 केंद्र विकसित किए हैं। कौन कौन सा? एक है राष्ट्रीय डाटा प्रबंधन कार्यक्रम, कार्यालय। ध्यान रखना, राष्ट्रीय डाटा प्रबंधन कार्यालय, एक ये बनाया है, नंबर 1। दूसरा क्या बनाया है? दूसरे का नाम है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय केंद्र, यानी कि हम कह सकते हैं नेशनल सेंटर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल सेंटर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये रहा, एक ये बनाया, राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया। ठीक है ना। तीसरा बनाया गया स्किल डेवलपमेंट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि स्किल डेवलपमेंट
फॉर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए कौशल का विकास करना, ठीक है ना। और चौथा है, क्या बोलते हैं उसको, एक बड़ा सा अच्छा नाम है, रेस्पॉन्सिबल एआई, रेस्पॉन्सिबल एआई, यानी जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये 4 विशेष तौर से इसके अंतर्गत प्रयास शुरू किए गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक प्रयास और शुरू किया गया है जिसे हम कहते हैं उमंग, अ न्यू एज गवर्नेंस फॉर इंटीग्रेटेड मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है ना। उमंग क्या है? एक ऐप है, मोबाइल ऐप, उमंग प्रोग्राम, ठीक है ना। किसके लिए? एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ावा देंगे, जहां पर सभी लोगों को क्या मिलेगी, एक सलाहकारी सुविधा मिलेगी, ठीक है ना। यानी कि सभी नागरिकों को इसके माध्यम से सुविधा प्रदान की जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सभी भारतीय नागरिकों, केंद्र से लेकर के स्थानीय सरकारी निकायों तक फैली अखिल भारतीय ई सरकारी सेवाओं का लाभ इसके माध्यम से मिलेगा। डिजी यात्रा, ये डिजिटल ऐप है, ध्यान रखना क्या है, ये भी ऐप है किसका, यात्रा से संबंधित, खासकर आपकी वायुयान या रेलवे यात्रा के संदर्भ में, यानी कि वायु परिवहन के संदर्भ में है विशेष तौर पर, जिसमें आपकी बोर्डिंग पास से लेकर के सारी चीजें इसके थ्रू आपको मिलती हैं। और एक है आपका डिजिटल इंडिया भाषणी, यानी कि एक प्रकार का ये क्या है, डिजिटल इंडिया भाषणी, ये बेसिकली आपका स्पीच रिकॉग्निशन या कह सकते हैं स्पीच प्रोसेसिंग एक टूल है ये, यानी कि भाषा से संबंधित भाषा प्रसंस्करण टूल है ये, यानी कि जिसको जिस भाषा में जैसे चाहिए वो सारी सुविधाएं उसी तरीके से ये उपलब्ध कराएगा। अनुवाद मिशन है ये एक प्रकार से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा अनुवाद विभाग है ये, ठीक है ना। अनुवाद विभाग के तौर पर काम करता है ये, आपको किसी भी भाषा में कोई भी कंटेंट आपको अनुवाद करके देगा, ये सारी चीजें। तो ये सरकार के द्वारा किए गए कुछ प्रयास हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सरकार ने और क्या किया है, इसके अलावा सरकार ने 2023 में एक मीटिंग और की थी, ध्यान रखिएगा क्या की थी, 2023 में 12 से लेकर के 14 दिसंबर को नई दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया था, इसी के पर्पस 2023 में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, उसका नाम क्या था, उसका नाम था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रहा, ये सम्मेलन किया गया। और इसमें ध्यान रखना 29 सदस्य देश शामिल हुए थे, जिनका उद्देश्य था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मिलकर काम करें आगे के लिए, ठीक है ना। और राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल तो बनाई है जिसका नाम क्या है, उमंग। तो ये 3-4 प्रयास सरकार ने विशेष तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में किए हैं, और इनके माध्यम से आराम से आप समझिए कि इन सभी क्षेत्रों में काम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक कहा जाए कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या उपयोग हो सकते हैं, ठीक है ना? और सरकार ने इसके लिए क्या-क्या प्रयास किए हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, हाल-फिलहाल में चर्चा में क्यों है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस तरीके से हुई थी, इसके उपयोग किस-किस क्षेत्र में किए जा सकते हैं और भारत सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है,
ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न क्षेत्रों में क्या-क्या और किस तरीके से उपयोग किए जा रहे हैं, कैसे किए जा रहे हैं और कितनी गहराई तक उनका उपयोग किया जा सकता है। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपका कहा जाए कि शहरी प्रशासन हो, या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी कृषि में हो, या हम कह सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो यानी कि कुछ एक क्षेत्रों के अंदर हम गहराई से एक-एक चीज़ को और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में या आपके परिवहन के क्षेत्र में या आपके कृषि के क्षेत्र में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो कैसे किया जा सकता है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे एक-एक करके, ठीक है ना? और यहाँ पर एक प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन बन सकता है, ये देख लीजिएगा। कृत्रिम मेधा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह बनावटी तरीके से विकसित की गई कंप्यूटर और रोबोटिक तकनीक पर आधारित बौद्धिक क्षमता है। यह वैश्विक स्तर पर 80% नौकरियों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, ठीक है ना? इसका उपयोग प्रशासन, कृषि, साइबर क्राइम इत्यादि में किया जा रहा है। सही कूट का चयन कीजिए, केवल 1, केवल 2, 1 और 3, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आपको इसी क्लास में आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? मैंने पहले ही कहा कि मैं आंसर नहीं दूंगा, उसके पीछे कारण है। मैं चाहता हूं आप अपने से सोचें, देखें, समझें, उसके बाद करें। और मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है, कृत्रिम मेधा क्या होती है, इसके वर्तमान में चर्चा के कारणों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना? 150 से लेकर के 250 वर्ड्स में इसको आप लिख सकते हैं, और लिख करके आप चाहे तो मुझे दिखा सकते हैं, या अपने पास अपने आसपास के दोस्तों को दिखा सकते हैं, अपने सीनियर को दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और इसके लिए आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इसका कंटेंट चाहिए तो आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप स्टडी आईक्यू से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं या कोई भी बुक परचेज करते हैं और डिस्काउंट चाहिए और मेरा पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेट मान के चलिए कि आपको MK लाइव कोड लगाना चाहिए मुझसे जुड़ने के लिए। और मैं पहले ही कहता हूं, मेरे साथ जुड़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। सफल बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जब मैं सफल हो सकता हूं तो आप क्यों नहीं? आइए और जुड़िए मेरे साथ। बात सिर्फ एडमिशन की नहीं है, सिलेक्शन की है। एडमिशन तो देखिए कहीं ना कहीं लोगे ही, लेकिन अगर सही कोच मिल जाए, सही गाइड मिल जाए, तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है, ठीक है ना? तो वेट करूंगा मैं। जल्दी से 4 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से इसे ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।